Dear students, Assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is HTML forms. Before starting today's lecture, let's have a quick look at what we studied during the previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने HTML टेबल्स के बारे में पढ़ा था. हमने सबसे पहले ये देखा कि HTML टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं और हम किस लिए टेबल्स को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हमने ये देखा कि जब हमारे पास कुछ ऐसा डाटा हो जिसे हमने जो बाय नेचर इस तरह का हो कि हम उन्हें किसी ग्रिड में फिट आता हो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करने के लिए टेबल्स को यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे टाइम टेबल हो गया, आपने टाइम टेबल डिस्प्ले करना है, तो बाय नेचर ये डाटा इस तरह का है कि वो एक ग्रिड या टेबल में एक सूटेबल स्ट्रक्चर है टाइम टेबल को डिस्प्ले करने के लिए. HTML में हमारे पास टेबल का टैग होते हैं जो कि एक टेबल स्टार्ट करता है. इसी तरह टेबल का क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में हम रोज़ एंड कॉलम्स डिफाइन करते हैं. हमारे पास TR का टैग होता है एक रो को स्टार्ट करने के लिए, और TD का टैग होता है रो के अंदर सेल्स को डिफाइन करने के लिए. इसके बाद हमने देखा कि टेबल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं. इसमें हमने 3 तरह के एट्रीब्यूट्स पढ़े. सबसे पहले टॉप टेबल लेवल के एट्रीब्यूट्स, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम टेबल के टैग में डिफाइन करते हैं और वो पूरे टेबल को इफेक्ट करते हैं. फिर हमने रो लेवल एट्रीब्यूट पढ़े. रो लेवल एट्रीब्यूट बेसिकली हम TR के टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और उसका स्कोप वो रो होती है, यानी जो एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया है उसका इफेक्ट सिर्फ उसी रो तक लिमिटेड होगा. इसके बाद हमने सेल लेवल के एट्रीब्यूट देखे जो कि हम TD के टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स का स्कोप जस्ट वो TD होता है जिसके अंदर हमने वो एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं. इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन देखी टेबल्स की. ये हमने एक वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन किया यूजिंग टेबल्स. इसमें हमने एक एग्जांपल पेज उठाया और स्टेप वाइज हमने उसमें कंटेंट्स ऐड करते गए. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि HTML फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं. आप डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे ऐड करते हैं HTML फॉर्म्स के अंदर. तो ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं. तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हम जब भी कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं तो हमारे बेसिकली 2 पर्पस होते हैं. एक तो हमने जो कंटेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन है उसे रीड करना है, और समटाइम्स हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं वेब पेज के ऊपर. फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे लॉगिन करना है, तो आप अपना ID और पासवर्ड टाइप करेंगे. इट मींस के यूज़र जो है वो इनपुट प्रोवाइड करता है. आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हम यूजुअली जब भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म्स बने होते हैं, और उन फॉर्म्स के फील्ड्स के अंदर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली वेब के अंदर जो मैकेनिज़्म है यूज़र से इनपुट लेने का, या यूज़र जो इंटरेक्शन करता है वेबसाइट के साथ, तो वो थ्रू फॉर्म्स करता है. फॉर्म्स के अंदर यूज़र डाटा प्रोवाइड करता है, और वो डाटा उसके जैसे वो फॉर्म सबमिट करता है वो डाटा सर्वर पे पहुंच जाता है, और सर्वर के ऊपर हमारे पास कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है जो कि उस डाटा को प्रोसेस करता है. आप इसकी एग्जांपल अगर हम लें फेसबुक का लॉगिन एक्शन जो है, आपके पास एक फॉर्म आता है
फॉर्म के अंदर आप अपना आईडी और पासवर्ड टाइप करते हैं और उसके बाद लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं, फॉर्म आपके डाटा को सर्वर पे सेंड कर देता है। सर्वर के ऊपर सर्वर साइड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है जो कि देखता है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो वो आपको लॉगिन करवा के आपके इनबॉक्स पे ले जाता है, अदरवाइज़ आपको एरर मैसेज सेंड कर देता है। अगर आप इस सारे प्रोसेस को देखें तो इसमें जो HTML का रोल है वो ये है कि वो आपको फॉर्म्स क्रिएट करके देता है जिसमें यूज़र अपने इनपुट टाइप कर सकता है और आपको सबमिट का बटन प्रोवाइड करता है। आप डाटा को सबमिट करते हैं और डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद जो बाकी की उस डाटा की प्रोसेसिंग है, इसके लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो हम जो HTML का पार्ट है और जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे ऐड करते हैं फॉर्म के अंदर। और बाकी जो डाटा प्रोसेसिंग है या जो इनपुट यूज़र ने हमें प्रोवाइड की है उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम उस डाटा को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ सबमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर। जैसा कि भी हमने ये डिस्कस किया कि फॉर्म्स आपको एक वो सोर्स है जिसके थ्रू आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसे सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। HTML supports tags for creating forms, however it doesn't process the information। अगेन हमने अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HTML का काम सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना है और डाटा को सेंड करना है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी HTML के अंदर नहीं है। यूज़ सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू प्रोसेस फॉर्म इंफॉर्मेशन, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है बेसिकली वो वेब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। आपने फॉर्म से डाटा जैसे ही सर्वर पे सेंड किया, यानी आपने सबमिट का बटन प्रेस किया, सर्वर साइड स्क्रिप्ट उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा। अगर आप इस सारे प्रोसेस को इस डायग्राम में शो किया गया, आप देखेंगे आपके पास एक फॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं और उस फॉर्म के बिल्कुल बॉटम पे आपके पास बटन्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। अब यूज़र इन फॉर्म्स के अंदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टाइप करता है और सबमिट प्रेस करता है। जैसे ही यूज़र ने सबमिट प्रेस किया, आपका जो फॉर्म का डाटा है वो ट्रांसफ़र हो गया सर्वर मशीन के ऊपर। सर्वर मशीन के ऊपर कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और वो उस डाटा को प्रोसेस करेगा। अगर आपका एक्शन ऐसा है कि आपको फीडबैक दोबारा सर्वर ने सेंड करनी है तो वो सेंड करेगा और ब्राउज़र के अंदर आप जो है सर्वर से जो फीडबैक आई है उसे देख सकेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अगेन इसमें आप देखें कि जो HTML का रोल है वो ये है कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दे देगा और आपको बटन्स प्रोवाइड करेगा जिन्हें क्लिक करके आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं। आप जब भी कोई फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म का टैग है और इसी तरह से जहाँ पे फॉर्म ख़त्म होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। इट मींस कि आपने फॉर्म स्टार्ट किया और उसके बाद आपने फॉर्म के एलिमेंट्स ऐड किए और आखिर में जाके आपने फॉर्म को क्लोज़ कर दिया। आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है फॉर्म का कि स्टार्टिंग टैग फॉर्म होता है,
और फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम सेट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और लास्ट टैग जो होता है वो फॉर्म क्लोज हो गया। इन दोनों टैग्स के बीच में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं या एलिमेंट्स हैं फॉर्म के, हम वो ऐड करते हैं। प्लस आपने उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कोई लेआउट टैग्स यूज़ करने हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें एक अहम चीज़ है कि एक वेब पेज के अंदर आप एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपने एक फॉर्म स्टार्ट किया, उस फॉर्म के एलिमेंट्स आपने ऐड किए और एक आपने सबमिट बटन उसमें फॉर्म में ऐड किया। जब आप सबमिट बटन ऐड करते हैं तो यूज़र जैसे ही प्रेस करेगा जस्ट उसी फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उनका डाटा सर्वर पे ट्रांसफ़र होगा। तो अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए हैं तो आपको मल्टीपल सबमिट बटन्स बनाने पड़ेंगे और हर फॉर्म जो है वो एक सेपरेट एंटिटी होगा। तो इसमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि अगर आपने एक काफ़ी लेंथी फॉर्म है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उन्हें आपने एक ही फॉर्म के टैग के अंदर आपने डिक्लेयर करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, फॉर्म क्लोज किया, एक और फॉर्म स्टार्ट किया, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड किए और आखिर में आपने एक सबमिट बटन बना दिया। तो आप ये एक्सपेक्ट अगर करेंगे कि आपने बटन प्रेस किया और डाटा सारे के सारे फॉर्म्स का डाटा जो है वो सर्वर पे सेंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो जिस फॉर्म के अंदर आपने सबमिट बटन ऐड किया हुआ है जस्ट वही डाटा सर्वर पे सेंड होगा। तो इसमें काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आपने जो रिलेटेड फील्ड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन्हें एक ही फॉर्म के अंदर आपने डिक्लेयर करना है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम एक फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि फॉर्म के कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो एक्शन का होता है। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया आपको कि हम फॉर्म जब डिस्प्ले होता है यूज़र को तो यूज़र जो है उस फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को टाइप करता है और फॉर्म को सेंड कर देता है या सबमिट कर देता है। अब डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाता है सबमिट बटन प्रेस करने से। सर्वर के ऊपर कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट होता है जो कि उस डाटा को कैप्चर करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एक्शन का जो एट्रीब्यूट होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट जो है, इसमें हम बेसिकली उस स्क्रिप्ट का नेम लिखते हैं जिसने उस डाटा को प्रोसेस करना होता है। तो हम एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और वहाँ पे उस एट्रीब्यूट के अंदर हम उस स्क्रिप्ट फाइल का नेम लिख देते हैं जिसने फॉर्म के डाटा को प्रोसेस करना है। दूसरा अहम एट्रीब्यूट जो है वो मेथड का एट्रीब्यूट है। मेथड का एट्रीब्यूट बेसिकली ये बताता है कि फॉर्म का जो डाटा सबमिट होगा वो किस मेथड से होगा। हमारे पास दो बेसिक मेथड्स हैं, पोस्ट और गेट। पोस्ट मेथड बेसिकली जब डाटा को सेंड करता है तो उसे HTTP रिक्वेस्ट के अंदर एम्बेड करके सेंड करता है और यूज़र के लिए वो डाटा विजिबल नहीं होता। इसके बरक्स जब आप गेट का मेथड यूज़ करते हैं तो जो डाटा सेंड होता है वो एड्रेस बार के अंदर विजिबल होता है। जो तीसरा अहम एट्रीब्यूट है वो नेम है। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हम एक ही वेब पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेम का एट्रीब्यूट बेसिकली एक फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है।
तो हमने जितने फॉर्म्स डिक्लेयर करने हैं सबका नेम डिफरेंट रखना है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा जो है फॉर्म सबमिट हुआ है और उसके डाटा को हमने कैसे प्रोसेस करना है। अभी इस स्लाइड पे हमने कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स देखे हैं फॉर्म्स से रिलेटेड, जैसे एक्शन, मेथड और नेम। बेसिकली ये इस स्टेज के ऊपर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं इनके बगैर भी फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। इन सारे एट्रीब्यूट्स का जो यूजेज है वो बेसिकली जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस टाइम पे यूज़ होता है। तो अभी हम जब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हम इन्हें फ़िलहाल इग्नोर करेंगे, हमें इनकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम के ऊपर ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अभी तक हमने देखा कि अगर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML के अंदर तो हमारे पास फॉर्म का टैग है स्टार्टिंग टैग, और इसी तरह से हमारे पास फॉर्म का क्लोजिंग टैग है और उसके बीच में हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अगर हम फॉर्म एलिमेंट्स की बात करें तो जैसा हम रियल लाइफ में देखते हैं कि हमारे पास जब हमने कोई फॉर्म फिल करना होता है तो हमारे इवन अगर वो किसी हार्ड फॉर्म में भी है तो हमारे पास कुछ फील्ड्स बनी होती हैं जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बने होते हैं, हम उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जिसमें से हम टिक करते हैं उन बॉक्सेस को, और इसी तरह से हमारे पास कुछ रेडियो बटन्स होते हैं उन्हें भी हम चेक करते हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि एक फॉर्म के अंदर हमें चाहिए होते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। HTML बहुत सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है, जिनमें से टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली आपके पास एक एरिया, वन लाइन एरिया होता है जिसमें यूज़र टाइप कर सकता है। इसी तरह से पासवर्ड फील्ड्स होती हैं हमारे पास। पासवर्ड फील्ड्स हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि वेब के ऊपर जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो हिडन होता है, वो टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आता, सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से वो विजिबल नहीं होता, और बल्कि उसके बजाय हमें बुलेट्स या एस्ट्रिक्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं हम उन्हें पासवर्ड फील्ड कहते हैं। समटाइम्स हमें कुछ फील्ड्स एक फॉर्म के अंदर चाहिए होती हैं जो कि विजिबल नहीं होती, लेकिन कुछ डाटा जो आगे प्रोसेस करने के लिए या सर्वर पे सेंड करने के लिए वो हिडन फील्ड्स जो कि यूज़र के लिए विजिबल नहीं है, लेकिन हम उन्हें यूज़ करते हैं कोई हिडन डाटा सर्वर पे सेंड करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास हिडन फील्ड्स होती हैं। इसी तरह से हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं। बेसिकली जब हमने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना हो कि वो लिमिटेड ऑप्शंस में से ही कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, तो हमारे पास तो इस तरह के ऑप्शंस हम चेक बॉक्सेस के थ्रू यूज़र को दिखाते हैं और उसमें से वो अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन जो है या चेक बॉक्सेस हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास रेडियो बटन्स होते हैं। समटाइम्स हमें यूज़र को ऐसी ऑप्शंस देनी पड़ती हैं कि उसमें से कोई एक ऑप्शन को वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन हमारे पास है किसी से जेंडर पूछना हो आपने यूज़र से, तो आप उसे मेल और फीमेल का ऑप्शन देंगे तो उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह की जो ऑप्शन आपने यूज़र को देनी हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसमें से यूज़र एक से ज़्यादा सेलेक्ट ना कर सके तो हम उन्हें रेडियो बटन्स के थ्रू यूज़र को डिस्प्ले करते हैं। इसी तरह से समटाइम्स हमें यूज़र से मल्टीपल लाइंस की ही इनपुट लेनी पड़ती है, जिसे हम HTML में टेक्स्ट एरिया कहते हैं।
तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली ये मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट बॉक्स होता है। इसी तरह से हमने फॉर्म्स के अंदर सिलेक्ट लिस्ट देनी पड़ती है या ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। यूज़र उस लिस्ट पे क्लिक करता है तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है और उसमें से वो अपनी मर्ज़ी की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास सबमिट बटन होता है, आप इस बटन पे प्रेस करते हैं और फॉर्म का जो डाटा है वो सर्वर पे सेंड हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास फॉर्म्स के अंदर रीसेट बटन होता है। अगर हमने कुछ डाटा फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन टाइप की है और हम ये चाहते हैं कि ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो ख़त्म हो जाए और हम नए सिरे से इस फॉर्म में वैल्यूज़ टाइप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है रीसेट का बटन होता है, आप उस पर प्रेस करें और वो सारे का सारा प्रीवियस डाटा जो आपने टाइप किया है वो ख़त्म हो जाएगा और आप दोबारा से फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक फॉर्म के अंदर होते हैं। आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि आपने अगर एक फॉर्म के अंदर इन एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन से टैग्स हैं और हम ये इन एलिमेंट्स को कैसे एक फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे बुनियादी एलिमेंट जो कि एक फॉर्म के अंदर होता है वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली एक वन लाइन का टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो टाइप कर सकता है। अगर हमने फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो तो इसके लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो इनपुट का टैग है और इनपुट का टैग जो है उसका एट्रीब्यूट है टाइप और टाइप में हम लिखते हैं टेक्स्ट। इनपुट का टैग हमने यूज़ होता है कोई भी इनपुट फील्ड डिक्लेयर करने के लिए और टाइप का जो एट्रीब्यूट होता है ये बताता है कि ये इनपुट फील्ड किस टाइप की है। तो अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स की जो टाइप है वो टेक्स्ट होती है। आप जैसे ये लाइन ऑफ कोड लिखें फॉर्म के टैग के अंदर तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें सबसे कॉमन एट्रीब्यूट नेम का है। जैसा कि हमें एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और जब हम डाटा सेंड करते हैं तो सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है उसने आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टेक्स्ट बॉक्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसके लिए हमें हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसका नेम, यूनिक नेम लिखना पड़ता है ताकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किस टेक्स्ट बॉक्स से आई है। इसी तरह से हमारे पास एक साइज़ का एट्रीब्यूट होता है जो कि विड्थ को कंट्रोल करने के लिए होता है टेक्स्ट बॉक्स की। बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है वो उसकी जो विड्थ होती है वो 20 कैरेक्टर्स उसके अंदर टाइप किए जा सकते हैं। तो साइज़ के एट्रीब्यूट के थ्रू हम इस विड्थ को ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर हमने कम करना हो जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है टेक्स्ट बॉक्स की तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे कम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है। अगर यूज़र किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप नहीं करता कोई वैल्यू तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेंड होती है सर्वर पे। वैल्यू जो है वो समटाइम्स कुछ यूज़र को हिंट्स देने के लिए भी यूज़ होती है। बेसिकली जब आप वैल्यू सेट करते हैं तो जब टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होता है तो वो वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नज़र आ रही होती है। तो हमने यूज़र को कुछ हिंट देनी हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने किस टाइप का डाटा ऐड करना है
तो उसके लिए हम वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर यूज़र को इंस्ट्रक्शंस या हिंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। चौथा एट्रीब्यूट जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस में बड़ा कॉमन एट्रीब्यूट है वो मैक्स लेंथ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी विड्थ होती है वो 20 कैरेक्टर्स तक होती है। हम अकॉर्डिंगली उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट है ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो एक यूज़र ऐड नहीं कर सकता टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। आप देखें कि साइज़ और मैक्स लेंथ में जो बेसिक डिफरेंस है कि साइज़ जस्ट फिज़िकल अपीयरेंस को कंट्रोल करता है, जबकि मैक्स लेंथ जो है वो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करता है कि इस लेंथ से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप ही नहीं हो सकते। अगर हम इन तमाम एट्रीब्यूट्स को देखें इस एग्जांपल में, तो आप देखें कि इनपुट टैग स्टार्ट हो रहा है, टाइप हमने लिखा टेक्स्ट, इट मीन्स कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा। नेम रख दिया, इसी तरह से साइज़ जो है वो 30। तो जब हमने साइज़ 30 दिया इट मीन्स कि जो नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट साइज़ है उससे बड़े साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होगा। वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल अली लिख दिया, तो जब टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा तो उसमें पहले से अली लिखा हुआ होगा। इसी तरह से मैक्स लेंथ जो है वो हमने 15 सेट किया, तो इस तरह से हमने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 15 करैक्टर से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे जब साइज़ 30 है तो साइज़ जो है वो टेक्स्ट बॉक्स का वो काफ़ी 30 करैक्टर्स का होगा, लेकिन उसके अंदर यूज़र 15 करैक्टर्स ही टाइप कर सकता है। तो बाकी का जो एरिया है वो इसी तरह से फ्री रहेगा। तो इस तरह से आप देखें कि हमने अकॉर्डिंगली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ करने होते हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम एट्रीब्यूट्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हमने एक फॉर्म का कोड लिखा है। बेसिकली इस फॉर्म के अंदर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ है, और आइए देखते हैं इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे टाइप कोड किए गए हैं। आप सबसे पहले देखें कि फॉर्म का स्टार्टिंग टैग है कि एक फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हमने इसके फॉर्म का कोई एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ नहीं किया। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं वो जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उस टाइम के ऊपर हम यूज़ करेंगे उन्हें। इसके बाद देखें कि फॉर्म के टैग के बिल्कुल नीचे प्लीज़ एंटर योर नेम एक लेबल लिखा हुआ है। बेसिकली ये यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है कि उसने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या चीज़ टाइप करनी है। तो हमने एक लेबल लगा दिया कि जो कि टेक्स्ट बॉक्स के बाहर लिखा हुआ होगा और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा। इसके बाद देखेंगे इनपुट का टैग है और उसमें हमने टाइप सेट की हुई है टेक्स्ट। इसी तरह से जब आप इसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र के अंदर तो एक फॉर्म आप देखें कि लेबल लिखा हुआ है एंटर योर नेम, यानी ये वो टेक्स्ट है जो कि हमने इनपुट टैग के बाहर लिखा था। और उसके बाद जो है आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। ये देखें लेबल आ गया और इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक हिंट है यूज़र के लिए कि यूज़ अपर केस लेटर्स। ये हिंट जो है हमने, अगर आप प्रीवियस स्लाइड को देखें तो इनपुट टैग के अंदर हमने वैल्यू के अंदर जो है वो ये हिंट दिया था यूज़ अपर केस लेटर्स। इट मीन्स और ये जैसे ही फॉर्म डिस्प्ले होता है तो उसके अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही होती है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम एक फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक फॉर्म के अंदर पासवर्ड फील्ड ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगेन आप इनपुट का टैग यूज़ करेंगे और जो टाइप का एट्रीब्यूट है इस दफ़ा हमें पासवर्ड टाइप देनी है। इट मीन्स कि अब वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है बल्कि एक पासवर्ड फील्ड है। पासवर्ड फील्ड के कुछ एट्रीब्यूट्स में से नेम, अगेन यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पासवर्ड फील्ड को हम कोई नेम दे देते हैं। साइज़, अगेन वो कि जब पासवर्ड फील्ड डिस्प्ले होगी फॉर्म के अंदर तो उसका साइज़ क्या होगा। वैल्यू, अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो वो हम वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास मैक्स लेंथ है कि यूज़र मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकता है पासवर्ड फील्ड के अंदर। तो ये वही एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स के केस में देखा था। और दोनों तरह की जो फील्ड्स हैं उनमें जस्ट डिफरेंस ये है कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आप टाइप टेक्स्ट करते हैं, और अगर आपने पासवर्ड फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए आप टाइप पासवर्ड करते हैं। एग्जांपल देखें आप, इसमें इनपुट का टैग यूज़ हुआ है, उसके बाद टाइप हमने पासवर्ड सेट किया है, नेम कोई सा भी नेम रख सकते हैं, साइज़ 30, वैल्यू कोई सी वैल्यू आप रख लें, और मैक्स लेंथ आप कोई सी भी लेंथ चाहे आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम एग्जांपल देखें इस स्लाइड पे तो ये वही फॉर्म का कोड है जो कि हम जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, उसी कोड को मैंने एक्सटेंड किया है। और उसके बाद आप हाईलाइटेड पार्ट को देखें, यहाँ पे हमने एक पासवर्ड फील्ड ऐड की है। बेसिकली सबसे पहले हमने एक लेबल सेट किया है जो कि यूज़र से कहता है प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, और उसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड जो है उसमें टाइप उसकी पासवर्ड रखी है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा इसकी टाइप पासवर्ड होगी। अगर आप ब्राउज़र के अंदर इसकी आउटपुट देखें तो आप देखें कि जो पहले वाला टेक्स्ट फील्ड था उसके नीचे जो है आपके पास सबसे पहले वही लेबल डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, और उसके बाद एक पासवर्ड फील्ड है और इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी वो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन वो हिडन है, यूज़र उसे पढ़ नहीं सकता कि ये क्या टाइप किया हुआ है। तो बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड फील्ड में यही बेसिक डिफरेंस है कि टेक्स्ट फील्ड में जो भी इनपुट यूज़र टाइप करता है वो विजिबल होती है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन जब पासवर्ड फील्ड में यूज़र कुछ टाइप करेगा तो वो विजिबल नहीं होती। तीसरी टाइप का एलिमेंट जो कि हम फॉर्म्स के अंदर ऐड करते हैं वो हिडन टेक्स्ट फील्ड है। बेसिकली ऐसा होता है कि समटाइम्स हमें फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू होती है जिसे हमने सर्वर पे सेंड करना होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू यूज़र के लिए विजिबल ना हो, तो हम उस वैल्यू को एक हिडन टेक्स्ट फील्ड के अंदर रख लेते हैं, और जब फॉर्म सबमिट होता है तो वो वैल्यू भी जो है फॉर्म के बाकी डाटा के साथ सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और सर्वर पे हम उस वैल्यू को गेट करने के बाद प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई हिडन फील्ड ऐड करना है किसी फॉर्म के अंदर तो आप इनपुट का टैग ही यूज़ करेंगे और इस दफ़ा टाइप जो है उसकी हिडन कर देंगे आप। हिडन फील्ड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें से नेम, अगेन सर्वर साइड स्क्रिप्ट को चाहिए होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये हिडन फील्ड से हमें कौन सा डाटा मिला है या कौन सी वैल्यू मिली है। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो वैल्यू का है, यानी जो हिडन वैल्यू जिसे हम फॉर्म के साथ आगे सबमिट करना चाह रहे हैं उसे हम वैल्यू के एट्रीब्यूट के साथ सेट कर लेते हैं उस वैल्यू को,
और जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा वो वैल्यू, हिडन वैल्यू भी फॉर्म के साथ सर्वर पे सेंड हो जाएगी। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इनपुट का टैग यूज़ हुआ है और टाइप जो है इस दफ़ा हिडन है। नेम ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शन है कुछ भी रख सकते हैं नेम, और वैल्यू अली। जब आप इस तरह की हिडन फील्ड ऐड करेंगे फॉर्म के अंदर तो फॉर्म सबमिट होगा, तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है वो नेम के थ्रू वैल्यू को गेट करेगा। अब ये वैल्यू जो है वो, या ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये यूज़र को डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, विजिबल नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू के अंदर हमने जो वैल्यू सेट की हुई है वो सर्वर पे सेंड हो जाएगी। इस स्लाइड पे देखें हमने वही फॉर्म जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने स्टार्ट किया था उसी को एक्सटेंड किया है। पासवर्ड फील्ड का जो कोड था उसके बिल्कुल नीचे हमने एक हिडन फील्ड ऐड किया है। आप देखें इनपुट टाइप हिडन वैल्यू अली नेम इज इक्वल टू नेम। आप इसमें देखें कि हमने जो फ़र्क है वो जस्ट टाइप का है कि पहले हमने जब टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना था तो हमने टाइप टेक्स्ट किया था, जब हमने पासवर्ड फील्ड ऐड करनी थी तो हमने टाइप पासवर्ड रखी थी, और जब हमने हिडन फील्ड ऐड करनी है तो हमने जो टाइप है वो हिडन रखा है। अगर आप ब्राउज़र के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे वो पहले वाली फील्ड्स तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन जो हिडन फील्ड है वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे फॉर्म्स पे कैसे ऐड किया जाता है, वो चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स बेसिकली जब हमें यूज़र को कोई लिमिटेड ऑप्शंस देनी हो और उसमें से वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सके तो हम चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। और देखेंगे जब हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, टेक्स्ट फील्ड होती है, तो अब हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यूज़र ने इस फील्ड में क्या टाइप करना है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र बस कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ में से ही कोई वैल्यू सेलेक्ट करे तो हम उसे चेक बॉक्स का ऑप्शन देते हैं और यूज़र उन्हीं वैल्यूज़ में से जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उन्हें चेक कर देता है। अगर हम एक चेक बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर तो हमारे पास इनपुट का ही टैग है, लेकिन इस दफ़ा जो टाइप है वो हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं चेक बॉक्स के। सबसे पहला एट्रीब्यूट है चेक्ड का। चेक्ड का अगर हम किसी चेक बॉक्स के साथ चेक्ड लिख दें तो जब वो चेक बॉक्स फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड होगा। बेसिकली ऐसा होता है कि हमें अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो कि ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं वो इस वैल्यू को चेक करेंगे तो हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चेक्ड रख लेते हैं ताकि यूज़र को कम से कम क्लिक्स करनी पड़े। अगर आप एग्जांपल लें, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं और उसमें हम एक ऑप्शन देते हैं नेशनैलिटी का, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल होंगे, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पाकिस्तान नेशनैलिटी का चेक बॉक्स है उसे हम चेक कर लेते हैं ताकि यूज़र को एक क्लिक सेव हो सके। इसी तरह से हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट होता है। नेम का एट्रीब्यूट अगेन मल्टीपल चेक बॉक्सेस होते हैं, तो उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है और वैल्यू का एट्रीब्यूट जो है वो चेक बॉक्सेस के केस में बहुत अहम होता है। बेसिकली जब हम चेक बॉक्सेस को डिस्प्ले करते हैं वेब पेज के ऊपर तो हम लेबल्स देते हैं कि यूज़र से चेक कर सके। यूज़र एक चेक बॉक्स को डिस्प्ले करता है, चेक करता है और उसके बाद सबमिट करता है फॉर्म को, तो वैल्यू के अंदर हमने जो वैल्यू सेट की होगी वो वैल्यू सर्वर पे पास होगी।
तो आप अगर कंपेयर करें टेक्स्ट बॉक्स के केस में, तो टेक्स्ट बॉक्स के केस में हम जो वैल्यू देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नज़र आ रही होती है, और यूज़र चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। लेकिन चेक बॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता, वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन यूज़र जैसे सबमिट करता है तो वो वैल्यू उस चेक बॉक्स के, अगर वो चेक बॉक्स जो है वो चेक किया हुआ यूज़र ने, तो वो वैल्यू आगे सर्वर पे जो है वो सेंड होगी। यूज़र इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ये एग्जांपल है हमारे पास, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हमने चेक रखा और वैल्यू चेक्ड। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इस स्लाइड पे हमने वही फॉर्म है जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख रहे हैं, और हम वन बाय वन इसमें एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं। अभी जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया था वो हिडन फील्ड था। उसके बाद अभी आप इस हाईलाइटेड पार्ट को देखें तो हमने इसमें कुछ चेक बॉक्सेस ऐड किए। सबसे पहले तो हमने यूज़र से कोई यूज़र को एक लेबल के थ्रू ये बताया है कि इस चेक बॉक्स का पर्पस क्या है। देखिए लेबल में, जैसा इस एग्जांपल में पूछा है, विच लैंग्वेजेस डू यू नो। उसके बाद मतलब हमने ये क्वेश्चन या लेबल डिस्प्ले किया। उसके बाद हमने यूज़र को कुछ ऑप्शन दिए जैसे C++, और उसके बाद हमने इनपुट फील्ड बनाई है जिसकी टाइप हमने रखी है चेक बॉक्स, और बाय डिफ़ॉल्ट इसे हमने चेक्ड रखा हुआ है, जबकि वैल्यू जो हमने इसे सेट किया है वो वैल्यू हमने C किया है। अब आप देखेंगे जब ये कोड डिस्प्ले होगा तो यूज़र के पास C++ लिखा हुआ आएगा एक लेबल की फॉर्म में। उसके बाद एक चेक बॉक्स बना होगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा। यूज़र चाहे तो उसे अनचेक कर सकते हैं। अब हमने वैल्यू में आप देखेंगे C जो है वो सेट किया हुआ है। यूज़र जैसे फॉर्म सबमिट करेगा तो C जो है वो, अगर उसने चेक किया हुआ है तो वो सर्वर पे C जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से हमने मज़ीद कुछ चेक बॉक्सेस बनाए हैं, जैसे C++ के बाद VB और जावा, और इसी तरह से हमने इनपुट टाइप जो चेक बॉक्स रखी हुई है, और हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यू हमने सेट की है। और इसी तरह से आप देखें कि तीनों चेक बॉक्सेस के जो नेम है वो भी डिफरेंट है। अगर हम इसके आउटपुट देखें, आप देखेंगे जो पासवर्ड फील्ड है उसके बाद हमें जो लेबल था या क्वेश्चन था वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस लेबल के नीचे जो है हमने चूँकि BR का टैग यूज़ किया था ब्रेक लाइन का। फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। सबसे पहला आप देखें C++ का लेबल है, और उसके बाद एक चेक बॉक्स बना हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है पहले से। फिर VB और जावा, यानी वो तीनों ऑप्शंस जो हमने सेट की थी वो नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक था वो C++ वाला जो चेक बॉक्स था हमने उसे चेक्ड सेट किया हुआ था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हम फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं वो रेडियो बटन्स का है। अभी हमने चेक बॉक्सेस को डिस्कस किया जिसमें हमने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई यूज़र को हमने रिस्ट्रिक्ट करना हो कि वो इन लिमिटेड वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू सेलेक्ट करे तो हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से रेडियो बटन्स भी यूज़ होते हैं। यूज़र को कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं और वो उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि चेक बॉक्सेस के केस में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन जब हम रेडियो बटन्स बनाते हैं तो उसमें जस्ट एक जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी से नेशनैलिटी के बारे में पूछें और आप कहें कि आप सिंगल नेशनैलिटी है या डुअल नेशनैलिटी है, तो यूज़र जो है उन दोनों में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा।
तो जब इस तरह का हमारे पास कोई इनपुट हमने यूज़र से लेनी हो तो उस केस में हम रेडियो बटन्स बनाते हैं। अगर आपने रेडियो बटन बनाना हो तो इनपुट हमारे पास टाइप जो है इस दफ़ा रेडियो होगी। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं चेक्ड, इसी तरह जिस तरह हमने चेक बॉक्स के केस में देखा था कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी वैल्यू को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उस इनपुट फील्ड में चेक लिख लेते हैं। नेम बहुत अहम एट्रीब्यूट है रेडियो बटन्स के केस में। आपने जितने ऑप्शंस देने हैं रेडियो बटन्स के थ्रू उन सब का नेम सेम होना चाहिए। अगर आप हम सबका नेम सेम रखेंगे तब वो एक रेडियो बटन एक ग्रुप के तौर पे डिस्प्ले होगा। अगर आप नेम डिफरेंट रखते हैं तो फिर यूज़र जो है जब वो रेडियो बटन्स डिस्प्ले होंगे तो वो हर रेडियो बटन अलग एंटिटी या एलिमेंट के तौर पे ट्रीट होगा। तो हम जो ऑप्शंस देना चाह रहे हैं रेडियो बटन्स के थ्रू उसमें बड़ा अहम पॉइंट ये है कि हमने उनका नेम सेम रखना है सबका, ताकि वो एक ग्रुप के तौर पे ट्रीट हो। वैल्यू अगेन जैसे हमने चेक बॉक्स के केस में देखा था कि जो वैल्यू हम सेट करते हैं सबमिट बटन पे वो वैल्यू सर्वर पे पास होती है अगर यूज़र ने वो चेक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिमिलरली रेडियो बटन्स के केस में भी ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम सेट करेंगे वैल्यू के अंदर वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर अगर वो रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो वैल्यू सर्वर पे पास होगी। अब ये एग्जांपल देखें जिसमें हमने दो रेडियो बटन्स ऐड किए, इनपुट टाइप रेडियो, नेम रेडियो, वैल्यू हमने कोई वैल्यू इसे असाइन नहीं की और इसे चेक कर दिया और साथ में हमने ऑप्शन दे दिया मेल। इसी तरह से इनपुट टाइप रेडियो, नेम रेडियो। आप देखें कि जो पहले वाला जो रेडियो बटन हमने इससे ऊपर वाली लाइन पे बनाया था उसका नाम भी रेडियो था और ये वाला जो बटन है इसका नाम भी रेडियो है और वैल्यू यहाँ पे भी हमने कोई सेट नहीं की और ऑप्शन जो है वो फीमेल दे दिया है। अब आप देखेंगे चूंकि दोनों रेडियो बटन्स का नेम सेम है तो हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इनके नेम डिफरेंट रखेंगे तो फिर आप हर वैल्यू को वो जो बेसिक कंडीशन है रेडियो बटन्स की के एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हो सकते वो वायलेट हो जाएगी और यूज़र जो है वो मल्टीपल रेडियो बटन्स भी सिलेक्ट कर सकता है। आइए अब हम इस स्लाइड पे हमने उसी फॉर्म को जिसे हमने स्टार्ट से देखा था उसी फॉर्म के अंदर हमने एक और एलिमेंट ऐड किया है रेडियो बटन का। इसमें सबसे पहले देखें कि हमने क्वेश्चन जो यूज़र्स इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो ये है कि जेंडर के बारे में। तो हमने लेबल यूज़र से क्वेश्चन किया योर जेंडर, फिर इसके बाद हमने ऑप्शन दिया मेल और उसके बाद एक इनपुट फील्ड बनाई जिसका टाइप हमने रेडियो रखी और उसका नेम जेंडर रखा। इसी तरह से जो मेल वाला रेडियो बटन है उसे हमने चेक किया हुआ है। इसके बाद हमने इससे बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे एक और रेडियो बटन बनाया है जिसका लेबल है फीमेल का और इसका नेम भी आप देखें जेंडर ही है। तो दोनों का सेम नेम है, इट मीन्स अब ये एक ग्रुप के तौर पे काम करेगा और हम इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आप ये देखें कि रेडियो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें से जो मेल वाला रेडियो बटन है क्योंकि हमने उसे चेक्ड रखा था तो वो बटन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि अब हम सीखेंगे कि वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट। बेसिकली हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यूज़र को एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो उस लिस्ट के ऊपर क्लिक करता है तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और उसमें से अपनी मर्ज़ी की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है। अगर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक सिलेक्ट का टैग होता है। बेसिकली सिलेक्ट के टैग में हम जो एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं वो नेम और साइज़ का है। नेम अगेन
उस सेलेक्ट लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और साइज़ का एट्रीब्यूट जो है बेसिकली ये बताता है कि जब वो लिस्ट डिस्प्ले होगी तो हमने कितनी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है वो लिस्ट के अंदर पहले से डिस्प्ले हो रही होती है, और बाकी वैल्यूज़ देखने के लिए यूज़र को वो ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करना पड़ता है, जिसके बाद वो लिस्ट ओपन होती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इनिशियली एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हों तो हम साइज़ का जो एट्रीब्यूट है वो सेट करते हैं। तो साइज़ के अंदर हम जो वैल्यूज़ देंगे उतनी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमें विजिबल होंगे। फिर जो सेकंड टैग यूज़ होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, वो ऑप्शन का होता है कि हमने ड्रॉप डाउन में कौन कौन से ऑप्शंस रखने हैं। अगर हम देखें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के केस में तो हम सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं, और उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं हमने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, और जहाँ पे आखिर में हम सिलेक्ट के टैग को क्लोज़ करते हैं। इन स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं ऑप्शन के टैग के थ्रू। ऑप्शन का जो एट्रीब्यूट हमारे पास वो वैल्यू का है। इट मींस कि अगर यूज़र इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो सर्वर पे जो वैल्यू पास होगी वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल ऑप्शन के टैग्स यूज़ करते हैं। जितनी ऑप्शंस हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करवानी है वो हम ऑप्शंस के टैग के थ्रू ऐड करवा लेते हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखें उसी फॉर्म में हमने अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का एट्रीब्यूट एलिमेंट ऐड किया है। सबसे पहले आप देखेंगे सिलेक्ट का टैग है जो कि एक लिस्ट को स्टार्ट करता है, और इसमें हमने जो है उसका नेम सेट किया है। फिर उसके बाद ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में हमने नेम वैल्यू का टैग जो है सॉरी एट्रीब्यूट सेट किया है, और उसके बाद हमने जो यूज़र को ऑप्शन के टैग के अंदर जो स्टार्टिंग ऑप्शन और क्लोजिंग ऑप्शन के टैग के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो लिस्ट की शक्ल में यूज़र को नज़र आ रहा होगा, और लेकिन जो सर्वर पे पास होगा वो वैल्यू पास होगी जो कि हमने ऑप्शन ओपनिंग ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू में सेट किया। तो इस तरह से हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखी हैं इस लिस्ट के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे सिलेक्ट का जो टैग है वो क्लोज हो गया। अगर आप आउटपुट देखें तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप नज़र आएगा जिसके राइट साइड पे एक बटन बना होता है, और इस लिस्ट की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उस लिस्ट के अंदर नज़र आ रही होती है। आप जैसे ही ये बटन को क्लिक करेंगे तो लिस्ट एक्सपेंड हो जाएगी और तमाम वैल्यूज़ आपके लिए विजिबल होंगी। आप उसमें से जो वैल्यू चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है वही लिस्ट जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ऐड की थी फॉर्म के अंदर, और इसमें वो तमाम ऑप्शंस जो हमने ऐड किए थे वो हमारे पास विजिबल हैं। तो हम इसमें यूज़र इसमें से जो चाहे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम अब देखेंगे वो है टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया बेसिकली मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट बॉक्स होता है। जब यूज़र से हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इनपुट लेनी हो जो कि काफ़ी लेंथी हो, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से एड्रेस पूछना है, तो यूजुअली एड्रेस जो होता है वो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप नहीं हो सकता। तो हम इस तरह की इनपुट के लिए यूज़र को टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो मल्टीपल लाइंस की इनपुट भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। टेक्स्ट एरिया के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें रोज़ और कॉलम्स, बेसिकली रोज़ और कॉलम्स डिफ़ाइन करते हैं कि हमने जो यूज़र को टेक्स्ट एरिया दिखाना है उसके साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए रोज़ एंड कॉलम्स यूज़ होते हैं।
और थर्ड एट्रीब्यूट जो है हमारे पास वो नेम का है। अगेन टेक्स्ट एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें टेक्स्ट एरिया की, तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ किया है, रोज़ 5 और कॉलम्स 5। इट मींस 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स का एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन होगा, और फिर हमने टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ किया है। इसके बीच में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं कि जब टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले हो तो उस टेक्स्ट एरिया के अंदर ये टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रहा हो, तो वो हम जो है स्टार्टिंग टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया के बीच में टाइप कर देते हैं। तो जैसे ही ये टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले होगा फॉर्म ब्राउज़र के अंदर, तो ये टेक्स्ट हमें पहले से नज़र आ रहा होगा। इस स्लाइड पे जो हाईलाइटेड कोड है, इसमें आप देखें कि हमने एक टेक्स्ट एरिया ऐड किया है 5 रोज़ एंड 30 कॉलम्स का, और उसके बीच में हमने जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो रखा है योर परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया को हमने क्लोज़ कर दिया। जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे पास 5 रोज़ एंड 30 कॉलम्स साइज़ का जो है टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हम अब डिस्कस करेंगे वो फाइल फील्ड है। बेसिकली हमें फॉर्म्स के अंदर समटाइम्स ऐसा ऑप्शन रखना पड़ता है कि यूज़र कोई फ़ाइल अटैच कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़र से CV लेना है, तो हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे कि यूज़र अपना CV जो है वो अटैच कर सके। तो इस तरह की अटैचमेंट्स जो हैं उन्हें अलाउ करने के लिए हमारे पास जो फील्ड होती है फॉर्म्स के अंदर, उसे हम फाइल फील्ड कहते हैं। तो अगर आप एक फाइल फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनपुट का टैग यूज़ होता है, और उसकी टाइप जो होती है हम फाइल सेट करते हैं, और नेम अगेन हमको अपनी मर्ज़ी का नेम रख सकते हैं जो कि इस अटैच्ड फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आप देखें कि हमने यूज़र से कहा कि अटैच योर CV, और उसके बाद हमने इनपुट टैग यूज़ किया और टाइप हमने फाइल सेट किया। अगर आप आउटपुट देखें तो आप देखेंगे इस फॉर्म के बिल्कुल आखिर में हम यूज़र के पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है। यूज़र जैसे ही चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करता है तो उसे विंडो डिस्प्ले होती है जिसके थ्रू वो ब्राउज़ करके अपनी रिक्वायर्ड फाइल जो है वो अटैच कर सकता है। तो जब हम किसी इनपुट फील्ड की टाइप फाइल रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बिहेवियर उसका पार्ट बन जाता है कि यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके थ्रू एक नई विंडो ओपन होगी, और यूज़र उस विंडो के थ्रू ब्राउज़ करके अपनी रिक्वायर्ड फाइल जो है वो अटैच कर सकता है। जो आखिरी एलिमेंट हमने डिस्कस करने हैं फॉर्म्स के वो है सबमिट एंड रीसेट बटन। बेसिकली जो सबमिट बटन होता है वो फॉर्म के डाटा को सर्वर पे सेंड करने के लिए सबमिट बटन होता है। यूज़र जैसे ही सबमिट बटन को प्रेस करेगा तो फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट टाइप की हुई है वो सारे की सारी सर्वर पे सेंड हो जाएगी। जबकि दूसरी टाइप के जो बटन है हमारे पास वो है रीसेट का बटन। आप एक यूज़र फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स टाइप करता है, बाद में वो रियलाइज़ करता है कि मुझे ये सारे की सारी फील्ड्स दोबारा से टाइप करनी है, तो वो जस्ट रीसेट का बटन प्रेस करेगा और सारा पहले से मौजूद सारे का सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा, और यूज़र नए सिरे से जो है वो इंफॉर्मेशन टाइप कर सकता है उस फॉर्म के अंदर। तो ये दो तरह के हमारे पास बटन्स होते हैं फॉर्म्स के अंदर। अगर हम एक सबमिट बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास अगेन इनपुट का टैग है और टाइप हम इसमें सबमिट सेट करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है वैल्यू का। तो वैल्यू के अंदर हम जो वैल्यू सेट करेंगे तो बटन जब डिस्प्ले होगा उसके ऊपर वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही होगी।
फॉर एग्जांपल आप एक लॉगिन का बटन बनाना चाह रहे हैं, तो आप वैल्यू के अंदर लॉगिन कर दें, तो जब वो बटन डिस्प्ले होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर लॉगिन लिखा हुआ होगा। इसी तरह से अगर हमने एक रीसेट बटन बनाना है, तो हम इनपुट टैग के अंदर जो टाइप है वो रीसेट जो है वो रखेंगे, और इसी तरह से वैल्यू में जो हम वैल्यू सेट करेंगे वो बटन के ऊपर लेबल हुआ होगा। अगर हम एग्जांपल देखें उसी फॉर्म की जो हम शुरू से लेके आ रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें हमने 2 बटन्स ऐड किए हैं। जो सबमिट बटन है उसके ऊपर वैल्यू हमने रजिस्टर सेट की है, और जो हमारे पास रीसेट का बटन है उसमें हमने जो है वैल्यू सेट की है फिल अगेन। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आप देखेंगे जो रजिस्टर का बटन है, बटन देखने में दोनों एक तरह के हैं, लेकिन उनके ऊपर जो वैल्यू हमने सेट की थी वो नज़र आ रही है। तो रजिस्टर का मतलब है कि अगर यूज़र क्लिक करे तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र ने टाइप की है फॉर्म के अंदर, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे सेंड हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास जो रीसेट बटन है उसके ऊपर जो लेबल हमें नज़र आ रहा है वो फिल अगेन का है, जो कि हमने वैल्यू के अंदर सेट किया था। आगे इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो कि फॉर्म रिलेटेड था वो ख़त्म होता है। और ये स्लाइड भी हम एक दफ़ा अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि फॉर्म्स किस लिए यूज़ होते हैं। अगर हम HTML के अंदर कोई फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन से टैग्स हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास फॉर्म का टैग है और इसी तरह से फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम उसे फॉर्म के टैग के साथ स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे फॉर्म ख़त्म होता है तो हम फॉर्म का क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं वो ऐड करने हैं तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमने देखे कि, और उन्हें 1 बाय 1 हमने देखा कि हम फॉर्म के अंदर ये एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। अगर आप फर्दर इस टॉपिक के बारे में मटेरियल स्टडी करना चाहें तो जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वो इसी पे बेस करता है जो टॉपिक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद फॉर्म से रिलेटेड मज़ीद कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।